बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। देखिए, ये बात सब जानते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आने को तैयार है, लेकिन उनके करीबी साथी और उनकी फैमिली ये समझती है कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आए तो फिर उन्हें जान का खतरा लाहक रहेगा। जरा ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ अगर बाहर ना जाते तो खुदा न खास्ता सिचुएशन कुछ और होती। नैब की हिरासत में नवाज शरीफ मौत के मुंह में जाते जाते बचे थे, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। और उसकी वजह प्लेटलेट की कमी या कोई और हो, मगर जिस तरह इस वक्त बड़े बड़े लोगों की पुरस्कार तरीके से मौत वाकया हो रही है, उसने बहुत से शुकूक व शुबहात और सवालात पैदा कर दिए। अब नवाज शरीफ यहां पर होते तो खुदा न खास्ता उन्हें भी कोरोना हो जाता या कोई और बीमारी, तो जो लोग अदालतों और कानून के हवाले दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का लंदन में इलाज नहीं हो रहा, उन्हें अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। नवाज शरीफ लंदन गए थे तो इलाज के बगैर सेहतयाब नहीं हुए। उनका जाती डॉक्टर 24 घंटे उनके साथ रहता है, उनका इलाज उनके घर पर चल रहा है। उनके दिल का एक ऑपरेशन होना है तो उसके लिए जाहिर है उनको अभी उसकी डेट नहीं मिल रही ड्यू टू कोरोना। लंदन में भी कोरोना लगा हुआ था, तो नवाज शरीफ रिकवर इसी वजह से हुए हैं कि उनका जाती मुआलज उनके साथ उनका इलाज कर रहा था। अब जहां तक ये मामला कि नवाज शरीफ अपने वालिद और वालदा को लहद में नहीं उतार सके, अपनी अहलिया के आखिरी वक्त में उनके करीब नहीं थे, तो ये सब क्यों हुआ? ये सब सियासत की वजह से हुआ। ये जो सारी कुर्बानियां हैं ये किस लिए दी गई? ये सब उस हालत में हुआ जब वो सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे थे या बन रहे हैं। तो जो शख्स सियासत और अवाम के लिए इतनी कुर्बानियां दे चुका हो, उसके बारे में फिर भी हुस्ने जन रखा जाए कि वो बुज़दिल है या भगौड़ा है या मफरूर है या मकाफत अमल है, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, तो ऐसे लोगों को अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए। लीडर ऐसा ही होता है जो मुश्किल हालात में मुकाबला करता है और सीने पर पत्थर रखकर बीवी को बीमार छोड़कर आता है और जेल काटता है। तो नवाज शरीफ ने जितनी मुश्किलात सियासत में बर्दाश्त की है वो भी अपनी जगह एक मिसाल है। लगता यूं है कि कोरोना सिर्फ खान साहब की हुकूमत को बचाने के लिए आया है। जब मईशत का तिया पांचा हो रहा था तो कोरोना आ गया, तो हुकूमत ने सारी नाकामियां और तबाहियां कोरोना की आड़ में दफन कर दी। अब अपोजिशन की तहरीक को दबाने के लिए कोरोना जरूरत बन गया है, तो हुकूमत को अपोजिशन निमटने के लिए कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा और हर गुजरते वक्त के साथ अपोजिशन हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है। इस बार जबकि कोरोना की शिद्दत वो नहीं जो कि पिछली दफा थी या पहली बार जब कोरोना आया था, मगर इस बार उस पर तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज्यादा जाहिर किए जा रहे हैं। तो लगता ही हो कि अपोजिशन के जलसे रोकने के लिए कोरोना का सहारा लिया जा रहा है, जबकि आप मार्केटों और बाजारों में देखें तो कुएं से कुआं चल रहा है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। सब्जी मंडियों समेत कई मकामात पर लोगों के हजूम है। मसाजिद में जुमा के इज्तिमात और नमाज जुमा में या जनाजा के इज्तिमात में भी लोगों की बड़ी तादाद शरीक हो रही है। तो हुकूमत को माज अपोजिशन के जलसों से प्रॉब्लम है। जब कोरोना पहली बार दुनिया में सामने आया था तो लोग बुरी तरह डरे हुए थे। अब तो लोगों ने कोरोना के साथ जीना सीख लिया है। खुद खान साहब बार बार ये कहते रहे हैं कि हमने लॉकडाउन नहीं करना, और वो इस बात का क्रेडिट लेते रहे कि दुनिया मुझे कह रही थी लॉकडाउन करो, लेकिन मैंने लॉकडाउन नहीं किया, तो हमें सबको कोरोना के साथ सर्वाइव करना है। अब उन्हें अपोजिशन का खौफ खाया जा रहा है और लॉकडाउन की बातें की जा रही हैं और कोशिश ये की जा रही है किसी तरह कोरोना के नाम पर अपोजिशन की तहरीक को रोका जा सके। तो अपोजिशन की जलसों को रोकने के लिए हुकूमत जो जवाब दे रही है वो जवाब कोई बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं है। महज तालीमी इदारों को छुट्टियां देने से यह बात साबित नहीं होती कि कोरोना बहुत ज्यादा मौसर हो चुका है। तो अगर मामला सिर्फ कोरोना का होता तो फिर बाजारों मार्केटों में इससे कहीं ज्यादा रश होता है। देखिए, अपोजिशन ये समझती है कि खान साहब को इक़्तिदार पर जबरदस्ती मुसल्लत करके उन्हें ये चांस दिया गया कि वो मईशत ठीक करे। वो एक अच्छा फेस थे, कभी हुकूमत में नहीं रहे, लेकिन पॉपुलर आदमी थे। इतने पॉपुलर नहीं थे कि इलेक्शन स्वीप कर सकते, तो उन्हें किसी ना किसी तरीके से उनकी हेल्प करके उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ये अपोजिशन का मौकफ है। अब 2-2.5 साल उन्होंने हुकूमत में गुजार लिए हैं, तो अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि ये तजर्बा नाकाम हो चुका है और मुल्क बेहतर होने की बजाय मजीद खराब हुआ है। 2 साल तक अपोजिशन ने खान साहब को गिराने की कोई कोशिश नहीं की और कहा यह जाता था कि खान साहब को बड़ी जबरदस्त अपोजिशन मिली है जो उनके खिलाफ कोई बात ही नहीं करती। लेकिन अब चूंकि महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है,
बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है और मुल्क कर्जों के बोझ तले दबता चला जा रहा है, जबकि हुकूमत के पास कोई एक भी ऐसा सॉलिड मंसूबा नजर नहीं आता जिसकी वजह से हुकूमत की कोई आमदनी बढ़ जाए, कर्जों में कमी हो जाए या आम आदमी को रिलीफ मिल सके। तो इस सूरत हाल में अपोजिशन जमातों का ये काम होता है कि वो आवाम के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए आगे आती है और फिर हजूम को लीड करती है। तो इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है, जो अपोजिशन कर रही है, वो इसी वजह से है। अब जो लोग खास साहब को इक़्तिदार में लेकर आए थे, खाली सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं लेके आई थी, और भी बहुत लोग शामिल थे, तो उन्हें यह बात वाकई समझ में नहीं आएगी कि जमहूरियत क्या होती है। जमहूरियत का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी को भी अपनी मर्जी से अवाम के सर पर वोटों के नाम पर मुसल्लत कर दें और कहें जी आप जमहूरियत जमहूरियत खेलें, आप उसे बर्दाश्त करें। तो अपोजिशन की तहरीक के दो फायदे हो सकते हैं, या तो हुकूमत इस दबाव को महसूस करेगी और उसे महसूस करते हुए अपनी गवर्नेंस और कारकर्दगी को ठीक करेगी, या फिर रुखसत हो जाएगी। अब दोनों कामों में किसका भला है? दोनों कामों में मुल्क को कौम का भला है। पहले कश्मीर, उसके बाद सी पैक और अब इसराइल को तस्लीम करने का मामला अफवाहों और क्या सराइयों के बाजार गर्म है, यानी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इसराइल खित्ते में जैसे जैसे अपने पांव फैला रहा है, मुस्लिम ममालिक वैसे वैसे इसराइल के लिए अपनी बाहें फैला रहे हैं। इसराइल का वफ्द अब सूडान का दौरा कर रहा है, तो लगता यूं है कि अरब ममालिक ने इसराइल को अरब ब्लॉक का हिस्सा तस्लीम कर लिया है। कुछ ममालिक उसे बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर चुके हैं और कुछ तस्लीम करने जा रहे हैं, बाकी उसे जल्द या बदेर तस्लीम कर लेंगे। इस बात का इम्कान है कि 2, 3, 4 बड़े बड़े इस्लामी ममालिक ही रह जाएंगे जो शायद इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे, जो जब तक फलस्तीनियों को उनके हकूक और उनकी जमीनें वापस नहीं मिल जाती। इनमें ईरान सरफहरिस्त है, उसके बाद पाकिस्तान का नाम आता है और किसी हद तक मलेशिया भी। लेकिन कहने वाले तो ये कहते हैं कि हमारे खाब इसराइल को तस्लीम करने के लिए लॉबिंग की जा रही है। इस लॉबिंग में मीडिया का वो हिस्सा शामिल है जो हुकूमत की पॉलिसियों को टो करता है, उन्हें फेवर करता है, और मीडिया की लॉबिंग को कहीं ना कहीं हुकूमत की पसे पर्दा ख्वाहिश से मुंसलिक किया जा रहा है। हाँ साहब बड़े वाजिया और दो टोक अल्फाज में इसराइल को तस्लीम ना करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन मसला ये है कि खान साहब अपने कहे हुए अल्फाज पर पहरा नहीं देते। उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस हवाले से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है और वो यू टर्न लेने को मुकद्दम जानते हैं, इसलिए उनके अल्फाज पर बाज़ औक़ात यकीन करना मुश्किल होता है। ये क्रेडिबिलिटी का इशू है। कश्मीर और सी पैक के हवाले से भी खान साहब का मौक़िफ़ यही है कि दोनों पर हमारी पोजीशन तब्दील नहीं हुई और वही पोजीशन है जो पिछली हुकूमतों की थी, लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर पर हालात उसकी मुकम्मल नफी करते हैं। पाकिस्तान के इस वक्त अरब ममालिक से भी ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं है, बल्कि अगर यह कहा जाए कि खराबी की इंतहा पर पहुंचे हुए तो गलत नहीं होगा। अरब ममालिक इस वक्त इसराइल के साथ दोस्ती को अहमियत दे रहे हैं और कहीं ना कहीं यह भी लगता है कि अरब ममालिक कहीं ये तो नहीं चाहते कि पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करने में उनका साथ दे, यानी अरब ममालिक अपनी दोस्ती की कीमत वसूल करना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत खराब है और अरब ममालिक से हमारी दोस्ती नागुज़ीर लगती है, खुशी से ना सही, मजबूरी से सही, लेकिन अरब ममालिक को शायद हमारी उतनी जरूरत नहीं रही जितनी हमें उनकी नजर आती है। अब तो इसराइल उनकी बाकायदा जरूरत बन चुका है और खुलकर खेल रहा है। सऊदी अरब ढके छुपे अंदाज में आगे बढ़ रहा है और यूएई या दीगर मुल्क खुलकर आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इसराइल को इन फ्यूचर तस्लीम कर सकता है या फिर इसराइल को तकसीम करने से पाकिस्तान को कोई फायदा पहुंच सकता है? क्या खासा इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं? तो इसका जवाब बहुत से लोग हाँ में भी देते हैं। जब खान साहब कश्मीर का मसला चुटकियों में हल कर सकते हैं तो इसराइल का मामला भी इसी तरह तय पा सकता है। इसराइल के साथ ताल्लुकात पर नजर सानी पर गौर हो सकता है। तो लगता यूं है कि इसीलिए राय आमा कहीं ना कहीं हमार की जा रही है और ये काम हुकूमत का मंजूर नजर मीडिया जोरों से कर रहा है कि इसराइल से ताल्लुकात पर नजर सानी की जाए। और यह भी कहा जा रहा है कि इसराइल, ये पैगाम दिया जा रहा है इनडायरेक्टली कि इसराइल भी अगर हमसे ताल्लुकात कायम करना चाहता है तो बराह रास्त बात करे। इन हालात में
जब ये सब बातें हो रही हैं और इन हालात में जब अपोजिशन खास साहब के सर पर सवार है और मुल्की मामलात पर हुकूमत की गिरफ्त किसी हद तक कमजोर पड़ती नजर आ रही है, अपोजिशन लॉन्ग मार्च, धरनों और असेंबलियों से इस्तीफों के ऑप्शन लिए बैठी है, इस किस्म का इकदाम मुल्क में आग लगाने के मुतरादिफ होगा। इसराइल के हवाले से हमारे जज्बात बहुत क्लियर है और किसी ऐसी ख्वाहिश को पूरा करने से जो अवामी उमंगों के खिलाफ हो, पूरे मुल्क को खुदा न हादसा किसी बड़े मसले में धकेल सकती है। अब कश्मीर के मामले पर तो लोग सब्र करके बैठे हुए हैं क्योंकि जंग कोई भी नहीं चाहता, लेकिन इसराइल के मामले पर बहुत होशमंदी से काम लेने की जरूरत है, जबकि अभी हमें यह भी नहीं मालूम कि इस वक्त अरब ममालिक से हमारी नाराजगी की वजह क्या है। हारजा पॉलिसी पहले ही नाकामी का मुंह देख रही है। इन हालात में इसराइल के मामले का सामने आना अपोजिशन के हाथ एक नया इशू लग सकता है और अवाम इस मामले में जज्बाती हो सकते हैं और यह सब कुछ अपोजिशन की तहरीक को और तेज कर देगा। तो लुबे लुबाब यह है कि अंदरूनी सूरत हाल सियासी तौर पर खतरनाक मोड़ पर खड़ी है और जरा सी भी गलती हमें बहुत बड़े नुकसान से दो चार कर सकती है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। और अब आगे बढ़ते हैं और अपोजिशन हुकूमत के घर जाने के लिए जनवरी की डेडलाइन दे रही है। ये सवाल पूछा गया फवाद चौधरी से, मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। फवाद चौधरी, तलाश कर सकते हैं कि जनवरी तक बिलावल साहब आपकी हुकूमत को भी भेज दें और जलसे जुलूस भी ना हो और कोरोना भी ना फैले। मेरा ख्याल बिलावल साहब बड़े वाजे हैं, वो जनवरी 2024 तक की बात कर रहे हैं जो पहले नीचे की, तो उससे पहले वो कोशिश कर लें। 2023 में इलेक्शन होंगे, वो अपना जोर लगाए, हम अपना जोर लगाएंगे, मोहसिन राजा साहब अपना जोर लगाएंगे। इलेक्शन 2023 में जब होंगे तो इंशाल्लाह उसमें जो भी अवाम फैसला करेगी उसके मुताबिक होगा। देखिए, पहली बात यह है कि मीर साहब इस वक्त जो पोजीशन का मसला है ना, वो कोई हुकूमत को हटाना या हुकूमत को घर भेजना वगैरह उनका मसला नहीं। अच्छा, उनका मसला है कि हम हुकूमत को करना चाहूंगा और आप कर लो, आप कर लें। नहीं, आप बात कर लें, पहले मुकम्मल करें अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका ये इस वक्त जो मेरा एनालिसिस ये है कि उनको इस वक्त हुकूमत में आने की या घर भेजने की दिलचस्पी नहीं है। सारी दिलचस्पी ये है कि हम किस तरह से इदारों को और बशमूल काबीना को इतना हम बैकफुट पे कर दें कि हमारे जो 8-10 केसेस हैं उनमें हमें कोई डील जो है वो मिले। अच्छा, सारे का सारा जो इस वक्त पोजीशन का जो चेस गेम है, जो शतरंज का खेल उन्होंने बचाया है, वो इसके ऊपर लगा रहे हैं। एक सवाल है आपसे, मौलाना फजलुर रहमान का तो कोई केस नहीं है, महमूद अचकजई का भी कोई केस नहीं है, अख्तर मैंगल का भी कोई केस नहीं है, तो इनका तो ये तो फिर ये क्यों इतने एक्टिव है? नहीं, अचकजई साहब तो हमें शामिल बाजा है ना, उनका तो वो नहीं इंपॉर्टेंट। असल इंपॉर्टेंट जो है वो तो अपना है ना, पीपल्स पार्टी है और PMLN है। फजलुर रहमान साहब के ऊपर तो खैर जो केसेस हैं वो उसी को राइप करने के, जब से वो केसेस बने ही हैं तो फजलुर रहमान साहब को तो याद आया ना, बहुत पहले तो चले भी गुजारा हो। चले आपकी बात होगी। अब बताएं जी राजा साहब जल्दी से इसका। इक़्तिदार का नशा ऐसा ही होता है, सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। अगर हुकूमत भी ऐसा समझ रही है कि सब कुछ ठीक है और अपोजिशन ये सारा एजिटेशन मुकदमात खत्म कराने के लिए कर रही है, और जब पानी सर के ऊपर से गुजरेगा या सर तक पहुंच जाएगा तो हम मुकदमात खत्म कर देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर चला, हुकूमत चलती रहेगी। तो ये माज खाम ख्याली है। हालात वाकयात इसकी नफी करते हैं। मामला पहले से बहुत ज्यादा संजीदा है और इस मामले में हुकूमत की नातजर्बाकारी एक बार फिर पूरे अरूज पर नजर आ रही है, जो हालात को आख खराबी की आखिरी हद तक ले जाने पर बजिद है। लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि जब हालात खराब हो जाए तो फिर कोई भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि वो भी कंट्रोल नहीं कर सकते जो इन हालात को यहां तक लाने के या खराब करने के जिम्मेदार होते हैं। बात हाथ से निकल जाती है तो 11 सियासी जमातों में से मुकदमा सिर्फ 2 जमातों पर है और सबको पता है कि पीपल्स पार्टी
और मुस्लिम लीग नून की क़यादत इसमें, और सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून की क़यादत। और मौलाना फजलुर रहमान का जहां तक मामला है, उन पर मुकदमात उस वक्त सामने लाए गए या लाने की बातें हुई जब वो एहतजाज के लिए बाहर निकल आए। उनके रिश्तेदारों और करीबी साथियों पर भी मुकदमात बनाए गए, उन्हें भी खौफजदा किया गया। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान वो वाहिद सियासतदान थे जो पहले दिन से इलेक्शन को ना सिर्फ तस्लीम करने से इनकार कर रहे थे, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि सियासी जमातें इस इलेक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करें और असम्बलियों को बाइकाट कर दें। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने बड़ा समझाया कि मौलाना फजलुर रहमान को कि वो पार्लिमानी निजाम को चलने दे, हुकूमत को चलते रहने दे। कोई सियासी जमात ये नहीं चाहती थी कि उन पर इस हुकूमत को गिराने का इल्जाम लगे, वो भी गैर जमहूरी तरीके से। सियासी जमातें ये नहीं चाहते थे कि जिस तरह खान साहब बाहर निकले, धरने दिए, वो भी धरने दें। लेकिन इसी वजह से मौलाना फजलुर रहमान को सदारती इलेक्शन में उम्मीदवार भी बनाया गया ताकि वो जरा ठंडे और निजाम को चलता रहने दें। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री, कि नवाज शरीफ भी अंदर, उनकी फैमिली के सारे लोग भी अंदर, जरदारी साहब को भी जेल में डाल दिया गया। तो बात सबको समझ में आ गई कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। हुकूमत के इरादे कुछ और है, वो मुखालफीन को महज इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाकर उन्हें अनपॉपुलर या गंदा करना चाहती है। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि हालात ऐसे हो गए कि माशी मिसाल और महंगाई की वजह से लोगों में इज़्तिराब नजर आने लगा। तो ये मिले जुले हालात ही अपोजिशन को बाहर निकालने का सबब बने हैं। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। एक और बड़ी अहम खबर ये है कि कोरोना के हवाले से वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कोरोना की मद में दी जाने वाली इमदाद रोक दी है। और बुनियादी तौर पर यह हुकूमत का एक और ऐसा एक्ट या ऐसी नाकामी सामने आ रही है जिसके बारे में बड़े दावे किए जा रहे थे। और वर्ल्ड बैंक ने इमदाद क्यों रोकी, इसकी तफसीलात अभी आना बाकी है। लेकिन कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने जो कोरोना के हवाले से पाकिस्तान को इमदाद दी वो फिलहाल रोक दी गई। इसी पे बात कर रहे हैं, बल्कि इससे रिलेटेड इशू में कि क्या कोरोना के हवाले से पाकिस्तान ने बर वक्त इकदाम किए या नहीं किए। जफर मिर्जा मुशीर सेहत रहे हैं। जब लास्ट टाइम हमें कोरोना का सामना था तो जफर मिर्जा लीडिंग फ्रॉम फ्रंट थे, और उसके बाद फिर ये जिस तरह होता है कि बहुत से लोग जो है काम करने वाले आराम से साइडलाइन कर दिए जाते हैं, तो जफर मिर्जा भी साइडलाइन हो चुके हैं। लेकिन कोरोना के हवाले से वो हमें अपडेट दे रहे हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए था या क्या नहीं किया गया। फैसिलिटीज थी, कैसे अब हम इसको उस लेवल तक ना जाए, उस अंदाज से ना फैले जैसे पहले हुआ था, क्या करना चाहिए? शुक्रिया कामरान साहब। देखें जी, मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले जो फर्क है फर्स्ट और सेकंड वेव में वो ये है कि अब हमारे पास एडवांटेज मौजूद है पहली वेव के तजर्बे का। पहली दफा जब हम कर रहे थे तो ये पहली दफा ये आउटब्रेक को हम डील कर रहे थे, तो एक तजर्बा है कौमी सतह पे मेडिकल कम्युनिटी का, लोगों का, गवर्नमेंट का, पॉलिसी मेकर्स का। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसे कहते हैं ना बेनिफिट ऑफ द हाइंडसाइट, वो इस वक्त मौजूद था। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी कहना पड़ता है कि मैं नहीं समझता कि हमने उससे भरपूर फायदा उठाया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कामरान कि मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह आज असद उमर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि एनसीओसी जो है वो तो पिछले तकरीबन अक्टूबर के शुरू से इस बात का इंदिया दे रही थी और रेड फ्लैग रेज कर रही थी कि पाकिस्तान में सेकंड वेव शुरू हो चुकी है और ये पहली वेव से ज्यादा सख्त हो सकती है और हमें इस सिलसिले में कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन डिले हुआ है और ये डिले जो है इसकी जो भी वजूहात हैं, लेकिन बहरहाल डिले हुआ है। अब जो मेजर्स किए गए हैं मैं ये समझता हूँ कि मुनासिब रुख है इन सारे डिसीजंस का।
लेकिन अगर ये थोड़ा सा अर्ली कर लिए जाते तो शायद इस वक्त जो तो हमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जब हम मार्च अप्रैल, वैसे ये बात तो खान साहब से पूछनी चाहिए। मुशीर सेहत को तो बेचारे को क्रेडिट ही नहीं मिला। जफर मिर्जा को उस वक्त हटा दिया गया जब वो कोरोना ऑलमोस्ट डेड हो चुका था, तो कहा यह गया कि उन पर करप्शन के चार्जेस हैं, चार्जेस थे भी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा गुमान ये है कि अगर अपोजिशन की तहरीक ना चल रही होती, जलसे वगैरह ना हो रहे होते, तो शायद अब भी हुकूमत अलर्ट ना होती, अब भी हुकूमत कोरोना को रोकने के लिए इस तरह के एक्शन ना करती। बल्कि हम तो इस बात को एंजॉय कर रहे थे कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में कोरोना कत्लेआम कर रहा है और हमने खुद को कोरोना से महफूज कर लिया है, और इसका क्रेडिट भी खासा खुद ले रहे थे। तो हुकूमत को कोरोना खत्म करने का क्रेडिट लेने से फुर्सत मिलती तो फिर कहीं जाके दूसरी लहर से निमटने के लिए कोई इकदाम किए जाते हैं। तो खान साहब और उनकी जमात के लोग पूरी दुनिया में इस बात का डंडोरा पीटते फिर रहे थे कि हमने लॉकडाउन किए बगैर कोरोना को मार भगाया, उसी का क्रेडिट लिया जा रहा है। हालांकि उसकी बहुत सी और वजूहात भी थी। एक बड़ी वजह तो यह थी कि मौसम गर्मा था और गर्मी में कोरोना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तो यही हुआ, पाकिस्तान में मौसम जैसे ही गर्म हुआ, लोगों ने थोड़ी बहुत एहतियात की, मास्क वास्क लगाए, तो उसके नतायज मुस्बत आ गए। मगर उस वक्त भी दुनिया के कई ममालिक कोरोना की दूसरी लहर से दुनिया को ना सिर्फ खबरदार कर रहे थे बल्कि उसकी तैयारी भी कर रहे थे। हम उसका क्रेडिट लेने में मसरूफ थे। वाह वाह वाह, क्या बात है, खान साहब ने कोरोना को मार भगाया। तो खान साहब अपनी तारीफें कराने में मगन थे। अब नतीजा उसका यह निकला कि फिर पूरे पाकिस्तान ने समझ लिया कि जी कोरोना खत्म हो गया। जब हुकूमत कह रही है कोरोना आया तो लोगों ने मान लिया, जब कहा खत्म हो गया तो खत्म हो गया। तो अपोजिशन भी बाहर निकल आई, क्योंकि अपोजिशन भी ताक में थी कि जितने मसाइल बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। तो अब जब हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन तहरीक चलाने बाहर निकली है, तो अब याद आ गया जी कि कोरोना आया हुआ है और कोरोना को रोकने के लिए कोई एक्ट करने हैं। तो फिर लोग अब इस बात को मान रहे और लोग ये कह रहे जी कि आप सिर्फ अपोजिशन की तहरीक को कुचलने के लिए कोरोना कर रहे हैं। तो जो लोगों का जो कहते हैं ना एतमाद, वो जो लोगों का कॉन्फिडेंस होता है, वो तो पहले ही शेक हो चुका है। अगर आप उससे पहले काम कर लेते, पहले अलर्ट कर लेते, पहले कुछ काम करते। अब ये मुशीर सेहत रहे हैं जफर मिर्जा, वो भी ये कहते हैं कि हुकूमत ने इस मामले में देर कर दी, और वो कहते हैं ना हमेशा देर कर देता हूं। अभी सारे बैठ के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शाहजेब खानजादा की उस खबर पे कि पेट्रोलियम सेक्टर में जो गलत फैसले किए गए उसमें 122 अरब का नुकसान हुआ। तो नदीम बाबर साहब फरमा रहे थे जी फैसले तो हम टाइम पे लेते हैं, अगर खरीदारी ना हो तो ये फैसलों का हाल है, हमेशा देर कर देता। तो खान साहब की हुकूमत में एक और टैग ये लगता जा रहा है कि वो फैसले करते हैं, हमेशा देर करते हैं। IMF के पास जाना था तो वहां भी यही काम हुआ, हमने देर कर दी और फिर उसका नतीजा पूरी कौम ने देखा। और फिर ये हमने देख ही लिया कि कितने फैसले जो है हमारे सामने आ चुके जिनके मुआशी नुकसान भी है और समाजी नुकसान भी है। अब कोरोना के हवाले से हुकूमत ने अगर बर वक्त इकदाम किए होते तो आज फिर वो जो स्कोर चल रहा है, मैं भी आपको बताता हूं थोड़ी देर में कि कितनी कैजुअलिटी हो रही है, किस कदर हाई हो गया कोरोना, वो शायद हम उस पर काबू पा चुके होते या हमें ये फेस ना करना पड़ता। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।